हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके डिसीज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मतलब उसकी बनावट क्या है और वो काम कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें नोज़ एंड थ्रोट आते हैं। नोज़ एंड थ्रोट की डिसीज़ के बारे में, उसकी बनावट के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर ट्रेकिया और लंग्स आते हैं। तो हमें उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना क्या है और वो काम कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। आपको डायग्राम कैसे बनाना है, बनावट जो है इसकी वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया जो है इसको विंड पाइप कहा जाता है और ये 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर जस्ट मीडियली मतलब सेंटर में इसोफेगस के आगे स्थित होती है। ये जो ट्रेकिया होती है वो लेरिंग्स जो है वहाँ से लगाकर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वहाँ तक ये फैली हुई रहती है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वहाँ पर ये फिर दो ब्रांचों के अंदर लेफ्ट और राइट के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहा जाता है। ट्रेकिया जो है उसकी अगर बनावट अगर देखें तो इसकी जो आउटर लेयर जो होती है वो तो फाइब्रस टिश्यू की और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, जिसके अंदर सी शेप के हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं। और इन छल्लों की संख्या जो होती है वो 16 से 20 होती है और ये इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब सी शेप के होते हैं। एंटरली तो ये क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं, लेकिन पोस्टीरियरली जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि पोस्टीरियरली ट्रेकिया जो है वो इसोफेगस से क्लोजली अटैच होती है। ये हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले एक दूसरे के ऊपर होते हैं और ये क्या करते हैं, इस ट्रेकिया को फर्म बनाते हैं, मतलब मजबूती देने का काम करते हैं। दूसरा जो मिडल जो होती है इसके अंदर वो होती है स्मूथ मसल्स होती है। ये स्मूथ मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसके द्वारा ये जो ट्रेकिया जो है उसकी साइज़ कम या ज़्यादा हो सकती है। और सबसे इनर जो होती है वो होती है सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियल होती है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और उसके अंदर विशेष प्रकार के सेल होते हैं, गोबलेट सेल, जिसका काम होता है म्यूकस प्रोडक्शन का या म्यूकस को सिक्रेट करने का। ट्रेकिया का जो मुख्य कार्य जो होता है वो होता है एयर जो है उसको लंग्स तक पहुंचाना, मतलब आगे पहुंचाने का काम करता है, मतलब एक पाइप या एयरवे का काम करता है। और इसमें मौजूद जो म्यूकस जो होती है वो क्या करती है, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर लेती है, एयर को फिल्टर करती है और उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है। यही ट्रेकिया जो होती है वो फिर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वहाँ पर दो ब्रांचों में लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है, जिसको प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाता है। और जो डिवाइड होती है पॉइंट, उस पॉइंट को कैरिना कहते हैं, मतलब कैरिना नाम के पॉइंट पर ये डिवाइड होती है। उसके बाद फिर ये ब्रोंकस जो होते हैं वो सीधा एंट्री करते हैं लंग्स के अंदर। अगला स्ट्रक्चर जो होता है इसमें लंग्स होते हैं। लंग्स संख्या में 2 होते हैं, जो कि थोरेसिक कैविटी या रिब केज जो है वहाँ पर स्थित होते हैं। दोनों तरफ एक एक लंग्स स्थित होता है। लंग्स जो है उसके अंदर ऊपर वाला जो तिकोना पार्ट होता है उसको तो एपेक्स कहते हैं और नीचे की तरफ बेस होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोस्टल सरफेस होता है जो कि रिब केज जो है उसकी तरफ होता है, और बीच में जो होता है वो मीडियल सरफेस होता है। दोनों लंग्स जो है उसके बीच का स्पेस जो होता है उसको मीडियस्टिनम कहा जाता है। लंग्स जो मीडियल सरफेस होता है वहाँ पर एक ट्राइंगुलर शेप का डिप्रेशन होता है जिसको हाइलम कहा जाता है। और हाइलम वही एरिया होता है जहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लंग्स के अंदर एंट्री करते हैं। ये जो लंग्स जो होते हैं वो लोब्स में डिवाइड होते हैं। राइट लंग्स जो है वो तो 3 लोब में डिवाइड होता है, जबकि लेफ्ट लंग्स जो होता है वो 2 लोब में डिवाइड होता है। पूरा लंग्स जो होता है वो फिर एक सिरस मेम्ब्रेन जो है उससे कवर होता है और उसको प्लूरा कहा जाता है। ये जो प्लूरा जो होती है वो फिर 2 लेयर जो है, डबल लेयर जो है उससे बनी होती है। अंदर वाली जो होती है उसको तो विस्लर लेयर कहते हैं, जो कि लंग्स टिश्यू जो है उससे अटैच होती है। बाहर वाली जो होती है उसको पैराइटल लेयर कहते हैं, जो कि थोरेसिक केज जो होती है उससे अटैच होती है। दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं, और इस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान लंग्स को फ्रिक्शन से बचाने का होता है।
अगली अगर बात करते हैं हम, तो लंग्स जो है उसके इंटीरियर अंदर की तरफ, तो लंग्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है और नर्व्स होती है। प्राइमरी ब्रोंकस जो होती है वो लंग्स में एंट्री करने के बाद जो लोब जो होते हैं उसमें फिर ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, जिसको सेकेंडरी ब्रोंकस कहा जाता है। सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो लोब्स के अंदर ध्यान एंट्री करने के बाद और फिर ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो और ब्रांचों के अंदर डिवाइड होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये ब्रांचों के अंदर डिवाइड होते जाएंगे। ये जो ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो फिर और ब्रांचों में डिवाइड हो जाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर, और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो फाइनली डिवाइड होते हैं एल्वियोलर डक्ट के अंदर। एल्वियोलर डक्ट जो होती है वो एंड में फिर एल्विलाई जो होती है वहाँ एंड होती है। एल्विलाई जो होते हैं वो सिंगल सेल लेयर जो है उसकी बनी हुई थैले के समान स्ट्रक्चर होती है, जो कि चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज जो होती है उससे घिरी हुई रहती है। और गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो एल्विलाई जो होती है वहाँ पर ही होता है। इस एल्विलाई जो होती है उसके अंदर फिर एक फ्लूइड भरा होता है फॉस्फोलिपिड का, जिसको लंग सर्फेक्टेंट कहा जाता है। और ये लंग सर्फेक्टेंट जो होता है वो इस एल्विलाई जो है उसको कोलैप्स होने से बचाने का काम करता है। तो ये तो हो गई लंग्स जो है उसकी पूरी एनाटॉमी। अब बात करते हैं अपन लंग्स जो है उसकी फिजियोलॉजी की काम कैसे करता है। तो लंग्स का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रेस्पिरेशन का, मतलब ब्रीथिंग का। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ऑक्सीजन का तो सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका बाहर निकलना। और ये प्रक्रिया जो करवाई जाती है वो लंग्स के द्वारा करवाई जाती है, और उसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं। मतलब एयर जो है उसका अंदर आना और एयर को बाहर निकालना, उसी प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहा जाता है। इस ब्रीथिंग जो है उसकी भी 3 स्टेज होती है। एक तो इंस्पायरेशन होता है जिसमें एयर जो होती है एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर प्रवेश करती है। दूसरा होता है वो होती है रेस्टिंग पोजीशन होती है, जिसको पॉज फेज कहा जाता है, जिसमें स्टे होकर एयर जो होती है वो। तीसरी जो होती है वो होती है एक्सपायरेशन, जिसके अंदर लंग्स के अंदर जो भी एयर जो है वो फिर एक्सपेल आउट मतलब बाहर निकाली जाती है। और ये करने के लिए लंग्स जो है उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो इंटरकोस्टल मसल्स होती है और दूसरा जो होती है वो डायफ्राम होता है। पूरा जो लंग्स स्ट्रक्चर जो होता है वो थोरेसिक केज जो होती है उसके अंदर स्थित होती है, और ये थोरेसिक केज जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स, रिब केज और डायफ्राम से मिलकर बना होता है। होता क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण से ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और उसके कारण से थोरेसिक केज जो है उसके अंदर आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण से क्या होगा कि जो पैराइटल प्लूरा जो होती है, जो कि थोरेसिक केज जो है उससे चिपकी हुई होती है, वो उस तरफ मूव करेगी। उसे मूव करने के कारण से यहाँ पर दोनों के बीच में एक प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर पैदा होगा। उस प्रेशर को पूरा करने के लिए विसरल प्लूरा जो होती है वो भी क्या करेगी, मूव करेगी, और उसके कारण से लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जो होगा वो जनरेट होगा। और नेगेटिव प्रेशर मतलब एक तरह से वैक्यूम जो है वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वैक्यूम जो है वो स्थिति उत्पन्न होने के कारण से क्या होगा कि एनवायरनमेंट की जो एयर जो होती है वो एयर फिर क्या होगी, लंग्स जो है उसके अंदर एंट्री कर जाएगी, एल्विलाई के अंदर वो एयर भर जाएगी। एल्विलाई के अंदर क्या होगा, एल्विलाई में जो एनवायरनमेंट की एयर आई उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है, और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। जबकि चारों तरफ जो कैपिलरीज जो है उसमें जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। उसके कारण से यहाँ पर क्या होगा, सिंपल डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो तो क्या होगी, ब्लड के अंदर एंट्री करेगी डिफ्यूज़न के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से निकल के एल्विलाई में आ जाएगी। इस तरह से गैसों का एक्सचेंज जो होगा वो एल्विलाई के अंदर हो जाएगा। अब क्या होगा आगे, डायफ्राम मसल्स जो होती है इंटरकोस्टल मसल्स वो रिलैक्स होगी, और डायफ्राम जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। उसके कारण से थोरेसिक केज जो है उसका आयतन वापस कम होगा। जैसे ये कम होगा इसका प्रेशर जो होगा वो लंग्स के ऊपर गिरेगा, लंग्स जो होंगे वो कंप्रेस होंगे, और कंप्रेस या दबाव के कारण से लंग्स के अंदर जो एयर जो है वो एयर वापस बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है। तो ये तो हो गई लंग्स जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शॉर्ट में। इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर पढ़ेंगे तब। अभी हम बात करते हैं कि डिसीज़ की, कि इसमें अब आपको कौन कौन सी डिसीज़ जो है वो पढ़नी है। तो इसके अंदर जो आपको डिसीज़ पढ़नी है वो है, एक तो ये जो ब्रोंकस जो होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। तो एक तो ये कंडीशन पढ़नी है। दूसरी जो स्थिति उत्पन्न होती है इसके अंदर वो होती है, जो ब्रोंकस जो होता है उसके अंदर रिवर्सिबल स्पाज्म हो जाता है, जिसको ब्रोंकोस्पाज्म कहा जाता है।
और उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है ब्रोंकियल अस्थमा। तो दूसरी डिसीज़ ये पढ़नी है। अगली स्थिति क्या हो सकती है कि ये जो एल्विलाई जो होती है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वो डैमेज हो सकती है डायलेट होके, और उसके कारण से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको एम्फाइसीमा कहा जाता है। तो एक तो एम्फाइसीमा को पढ़ना है। अगली स्थिति, ये जो एल्विलाई जो होती है वो परमानेंटली डायलेट हो जाती है, मतलब फूल जाती है, उसमें इलास्टिसिटी जो है वो लॉस हो जाती है, उसको ब्रोंकिएक्टेसिस कहा जाता है। तो एक तो ये डिसीज़ पढ़नी है। चारों डिसीज़ जो है वो क्रोनिक कंडीशन में होती है, तो चारों को कंबाइन में एक और नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है सीओपीडी। तो सीओपीडी जो है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें ये चारों डिसीज़ आएगी। अगली लंग्स जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, लंग्स का जो अंदर का टिश्यू जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है और वहाँ फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है, और उस कंडीशन को कहा जाता है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया का पढ़ना है। एक लंग्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसका इन्फेक्शन हो सकता है और उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को पढ़ना है। एक ये जो एल्विलाई जो होती है उसमें लंग सर्फेक्टेंट होता है जो इसको कोलैप्स होने से सिकुड़ने से बचाता है। किसी कारण से क्या हो जाए, ये लंग सर्फेक्टेंट जो है उसका लॉस हो जाता है, तो उसके कारण से ये एल्विलाई क्या हो जाएगी, इस तरह से सिकुड़ जाती है, मतलब कोलैप्स हो जाती है। उस स्थिति को कहा जाता है एटिलेक्टेसिस। तो आपको एटिलेक्टेसिस जो है वो भी डिसीज पढ़नी है। ये चीज़ लंग्स जो है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण से वहाँ पर एब्सेस या पस का फॉर्मेशन हो जाता है और उसको कहा जाता है एम्पाइमा, मतलब कलेक्शन ऑफ द पस। तो एक तो ये स्थिति जो है वो भी पढ़नी है। अगली लंग्स जो है उसके चारों तरफ की कवरिंग होती है जिसको प्लूरा कहते हैं, और उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, उस कंडीशन को प्लूरेसी जो है ये कहा जाता है। इसमें प्लूरेसी है, उसके अलावा इसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है, और एक और कंडीशन इसके अंदर इन्फ्लामेशन जिसको प्लूराइटिस कहा जाता है। तो एक तो ये डिसीज जो है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा लंग्स जो है उसके अंदर कार्सिनोमा या ट्यूमर का निर्माण हो सकता है जिसको लंग्स कैंसर जो है कहते हैं। तो एक आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा एक और डिसीज कंडीशन है जिसमें सिलिका जो है वो लंग्स के अंदर एंट्री करके उसका डिपोजिशन हो सकता है, जमा हो सकता है, जिसको सिलिकोसिस कहा जाता है। तो एक तो ये डिसीज पढ़नी है। तो ये डिसीज जो है वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़नी है। तो ये था लंग्स, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मतलब उसकी बनावट कैसी है और उसका काम कैसे करता है, साथ ही लंग्स के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उसके अंदर कौन कौन सी डिसीज जो है वो आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़नी है, वो हम अगले वीडियो के अंदर 1 बाय 1 एक एक करके हम इस डिसीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू।